नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। ईरान और इजराइल की जंग का 5वां दिन शुरू हो चुका है। अब तक इजरायली हमलों में 220 से ज़्यादा ईरानी नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें से करीब 20 तो ईरान के टॉप कमांडर्स और साइंटिस्ट हैं। इजराइल और अमेरिका की धमकी के बाद तेहरान से बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। इजराइल के विदेश मंत्री इसराइल कात्स ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनी को धमकी दी है कि अगर इसराइली शहरों पर हमले जारी रहे तो आपका हाल सद्दाम हुसैन जैसा कर देंगे। इजराइल में भी नुकसान हो रहा है। ईरान ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद की बिल्डिंग, हथियारों के गोदाम और हाइफा शहर में भारी नुकसान करने का दावा किया है। इजराइल में मरने वालों की संख्या 24 पहुंच चुकी है। हम सिविलियंस की बात कर रहे हैं। घायलों का आंकड़ा यहाँ भी सैकड़ों में है। 13 जून से लेकर अब तक दोनों ही देशों ने कम से कम 6 बार एक दूसरे पर बड़े हमले बोले हैं। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया के देश अपने नागरिकों को ईरान से निकालने में लग गए हैं, लेकिन 5 दिनों में कोई तीसरा देश लड़ाई में नहीं कूदा है। कम से कम प्रत्यक्ष तौर पर तो हमलों में शामिल नजर नहीं आया है। लेकिन आप बस डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को देखिए, साफ साफ समझ आ जाएगा कि जो हो रहा है वो इजराइल अमेरिका के आशीर्वाद से ही कर पा रहा है। अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला नहीं किया है, लेकिन पिछले 24 घंटों में 2 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनसे ये अंदेशा बहुत तेज हो जाता है कि अमेरिका भी इस जंग में सीधे तौर पर शामिल होने के बारे में सोच रहा है। 16 जून को न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज मिडल ईस्ट की तरफ भेज रहा है। अब तक ये एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में तैनात था, जहां इसे चीन को काउंटर करने के लिए तैनात किया गया था। खबर है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर सेंट्रल वियतनाम जाने वाला था, लेकिन ईरान से इजराइल की लड़ाई के चलते इसे अब मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया गया है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु ऊर्जा से चलने वाला अमेरिका का सबसे पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर है जो सर्विस में है। इसे अब चलते फिरते एयरबेस की तरह देख सकते हैं। 5000 सैनिक तैनात हैं जो 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करते हैं। एक और बात है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का ये दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचेगा या स्ट्राइक ग्रुप पहुंचेगा। दूसरा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यूएसएस कार्ल विंसन नाम का एक एयरक्राफ्ट कैरियर और उसका जो बैटल ग्रुप है पहले सदन की खाड़ी में मौजूद है। इससे हूती विद्रोहियों से अमेरिकी जहाज़ों की रक्षा के लिए तैनात किया गया था। अब तो हूतीस के साथ अमेरिका ने सुलह भी कर ली है, यानी अमेरिका के अब 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर बिना किसी थर्ड पार्टी से एंगेज हुए फ्री है से मुराद ये कि अब ये किसी दूसरे कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने के लिए इनके पास में बैंडविड्थ आ गई है। एयरक्राफ्ट कैरियर के तैनाती के अलावा एक और जानकारी जो रॉयटर्स ने बताई है वो ये है कि अमेरिकी सेना ने बड़ी संख्या में अपने रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट यूरोप भेजे हैं ताकि उनका इस्तेमाल एरियल ऑपरेशंस में किया जा सके। हमने यूरोप कहा। इन दोनों खबरों पर अमेरिका स्पष्ट तौर पर ये नहीं कह रहा है कि हम ये फील्डिंग अपने दोस्त इजराइल को बचाने के लिए कर रहे हैं। जाहिर सी बात है वो ऐसा भी कहेगा भी नहीं, लेकिन जानकारों का मत है कि ये फील्डिंग इजराइल के लिए ही सेट की जा रही है। रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भेजने का मर्म क्या है वो भी बता देते हैं। इजराइल ईरान में जो कैंपेन चला रहा है, बमबारी कर रहा है, उसके लिए इजरायली फाइटर जेट्स को 1000 से 1500 किलोमीटर उड़कर जाना पड़ रहा है, कभी कभी उससे भी आगे। फाइटर जेट्स एक बार में इतना ईंधन नहीं ले जा सकते, इसलिए उन्हें बीच हवा में रिफ्यूल करने की ज़रूरत पड़ती है, तेल डालने की ज़रूरत पड़ती है, और यही काम इन एरियल रिफ्यूलर्स या टैंकर्स जिनको कह देते हैं उनके ज़रिए होता है। अपने आप में लड़ने के साधन भले नहीं है, लेकिन ये इजरायली जेट्स की रेंज को ज़रूर बढ़ा सकते हैं। इजराइल के पास अपने टैंकर्स भी हैं, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी पर इजराइल कैंपेन चला रहा है उसमें अमेरिकन टैंकर्स की ज़रूरत पड़ना लाजमी है अगर ये तनाव खिंचता है तो। दूसरी घटना पर आ जाइए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल हैंडल आप स्कैन कीजिए। 11-12 घंटे में किए गए 3 पोस्ट मिल जाएंगे, जिससे अंदाजा लगता है कि अमेरिका इजराइल की सीधी मदद के बारे में गंभीरता से सोच रहा है। पहली पोस्ट में ट्रंप लिखते हैं कि ईरान को हमसे न्यूक्लियर डील कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अब इसकी वजह से कितने लोगों की जान जा रही है। मैं बहुत आसान भाषा में बता देना चाहता हूं कि हम ईरान को कभी भी न्यूक्लियर बम हासिल नहीं करने देंगे। सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। दूसरी पोस्ट में ट्रंप लिखते हैं, दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बस पब्लिसिटी चाहिए। उन्होंने कह दिया कि मैं G7 से वापस यूएस इसलिए जा रहा हूं कनाडा से, ताकि इजराइल और ईरान में सीजफायर करवा सकूं। ये बहुत गलत बात है। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं अमेरिका क्यों जा रहा हूं। मेरी वापसी का सीजफायर से कोई संबंध नहीं, कुछ बड़ा होने जा रहा है। मैक्रो हमेशा मुझे गलत क्यों समझ लेते हैं। ट्रंप ने एक और पोस्ट किया है ट्रूथ सोशल पे, जिसका मतलब है
कि मैं ईरान के पास युद्ध विराम का प्रस्ताव लेकर नहीं गया हूं, ये झूठी खबर है जो लोग कह रहे हैं। अगर उन्हें मुझसे बात करनी है तो उन्हें पता है कि मुझसे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है। ट्रंप के इस लहजे से समझ आता है कि वो फिलहाल युद्ध विराम के पक्ष में तो दिख नहीं रहे हैं। वैसे असल में वो क्या करना चाहते हैं, उनका दिमाग खोल के देखना पड़ेगा, हरकतों से समझ में नहीं आता है। लेकिन एक बात आप नोट कर सकते हैं कि अमेरिका ने कहा है कि हम ईरान पर तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक वो हमारे किसी नागरिक या इंटरेस्ट पर हमला नहीं करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? दरअसल अमेरिका के मिडिल ईस्ट में कई मिलिट्री बेसेस हैं जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। अगर ईरान ने इनमें से किसी बेस पर हमला किया तो अमेरिका को सीधे जंग में आने का एक बहाना मिल जाएगा, एक वैलिड रीजन आ जाएगा। इसके अलावा एक आशंका और दिखती है। 15 जून को ईरान ने इसराइल पर जो मिसाइल्स दागी थी उनमें से कुछ अमेरिकन एम्बेसी की इमारत के पास जाकर गिरी थी। इंटरनेशनल लॉ कहता है कि कोई विदेशी जमीन पर बनाई गई एम्बेसी कंसर्न देश की मिल्कियत होती है, यानी इसराइल में जो हमारी एम्बेसी है हिंदुस्तान की, वो लैंड टेक्निकली इंडिया को बिलोंग करती है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। यानी अगर इसराइल में मौजूद यूएस एम्बेसी पर हमला होता है तो उसे अमेरिका पर हमला माना जा सकता है और फिर अमेरिका को भी ईरान पर जवाबी हमले का अधिकार होगा। अभी तक एम्बेसी पर हमले की बात की पुष्टि नहीं हुई है, न ही ईरान और न ही इसराइल ने दावा किया। लेकिन कुछ जानकारों का मत है कि अगर इसराइल चाहे तो इसे सबूत के तौर पर पेश कर सकता है, अमेरिका को हमले में उतरने को कह सकता है। अब आप पूछेंगे कि ईरानी हमले तो ज़्यादातर तेल अवीव और हाइफा में हुए हैं और यूएस एम्बेसी तो ट्रंप ने 2018 में जेरूशलम शिफ्ट कर दी थी। ये बात सही है, लेकिन अभी भी अमेरिकी दूतावास का ज़्यादातर काम तेल अवीव में जो उनका कैंपस है वहाँ से होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब 2023 में इसराइल गए थे तब वो तेल अवीव वाले कैंपस में ही गए थे। बहरहाल अमेरिका कब कैसे ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 13 जून के हमले में अमेरिका का क्या हाथ था वो आपको बता देते हैं। टाइम लाइन पे आप गौर कीजिएगा। 13 जून को इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉन्च किया। उसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज, टॉप कमांडर्स और साइंटिस्ट को निशाना बनाया। इस पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि अमेरिका ने इन हमलों को समर्थन दिया। ये हमले उनके समर्थन और अप्रूवल के बिना हो नहीं सकते थे। अमेरिका के विदेश मंत्री ने तुरंत बयान जारी किया कि ये इसराइल का हमला है, हमें इसमें मत मिलाइए। हालांकि नेतन्याहू ने इसकी जानकारी ट्रंप को दी थी। पिछले दिनों नेतन्याहू जब फॉक्स टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे तब इन्होंने बात दोहराई थी कि ट्रंप ने पूरा सहयोग किया है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। अमेरिका भले ही इसकी जिम्मेदारी लेने से बच रहा हो, लेकिन यहाँ अमेरिकी न्यूज एजेंसी आउटलेट एक्सियोस को कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने कुछ और ही बात बताई है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका पिछले कई महीनों से इसराइल के साथ हमले की तैयारी में जुटा था। भले एक तरफ ईरान के साथ बातचीत चल रही थी और इसराइल से हमला न करने को कहा गया हो, लेकिन ये सब एक दिखावा था, ऐसा एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है। अमेरिकन मीडिया संस्थान है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका ने इसराइली हमले की दिशा और दशा तय करने में भी भूमिका निभाई है। जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स में सीनियर एसोसिएट साशा लोमेन डीडब्ल्यू को दिए इंटरव्यू में कहते हैं कि 13 जून को हमले में जिन 200 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इसराइल ने किया था, बहुत संभावना है कि अमेरिका ने इन एयरक्राफ्ट को एरियल रिफ्यूलिंग में हेल्प की हो। लोमेन के अलावा भी कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात दोहरा रहे हैं कि बिना अमेरिकी एड के इजरायली विमान इतनी लंबी उड़ान नहीं भर सकते थे। तो ये बात हुई अमेरिकी समर्थन की। अब समझिए कि अगर अमेरिका इस लड़ाई में पूरी तरह शामिल होता है तो ईरान के पास क्या ऑप्शन रहता है। 2 विकल्प हैं। एक विकल्प तो वही जो ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकी शर्तों के मुताबिक परमाणु डील पर साइन कर लें, यूरेनियम एनरिचमेंट बंद कर दें। जानकार इसकी संभावना कमी बताते हैं क्योंकि अगर अमेरिका के समझौते पर ईरान साइन कर लेता है तो ईरान की हार होगी ये, और हो सकता है कि इससे ईरान की इस्लामिक रिजीम पर लोगों का भरोसा कम हो जाए, क्योंकि तब ईरान की हालत गिलास तोड़ा बाराना वाली हो जाएगी कि इतना सब किया, बम नहीं बना, तबाही अलग से हो गई, हार का दाग भी लग गया। दूसरा विकल्प है कि ईरान भी अमेरिका पर हमला शुरू कर दे, लेकिन इसमें एक दिक्कत है और वो है यूएस की ज्योग्राफी। ईरान और अमेरिका के बीच 11,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है। जानकार कहते हैं कि अब तक ईरान ऐसी मिसाइल्स नहीं बना पाया है जो सीधे सीधे कॉन्टिनेंटल यूएस को टारगेट कर सके। ईरानी फाइटर जेट्स इस हालत में नहीं है कि इतनी लंबी दूरी कर सकें। दर्शक जानते हैं कि ईरान के पास एक फंक्शनल एयरफोर्स या नेवी नहीं है। कुछ एसेट्स हैं, कुछ शिप्स हैं, कुछ एयरक्राफ्ट्स हैं, लेकिन वो जो मॉडर्न आइडिया ऑफ एन एयरफोर्स या नेवी है उस पर खरा नहीं उतरता है। इसलिए ईरान हमेशा मिसाइल्स दागता है, लेकिन वो यूएस नहीं जा सकती, जैसा हमने कहा। इसलिए ईरान के पास एक अलग तरह का विकल्प बचता है जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हमने किया, वो है मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस बेसिस पर बमबारी करना।
आइए इन ठिकानों की जानकारी लेते हैं। मौजूदा वक्त में यूएस के पास इस इलाके में, मिडिल ईस्ट में 19 से ज्यादा छोटे बड़े मिलिट्री बेसेस हैं। इनमें 8 बड़े और परमानेंट बेसेस हैं। कहाँ हैं ये? बहरीन में है, मिस्र में है, इराक में है, जॉर्डन में है, कुवैत में है, कतर में है, सऊदी अरब और यूएई में। इनमें 50,000 के करीब अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। 5 सबसे चर्चित बेसेस कौन से बता देते हैं, बड़े बड़े। सबसे पहला अल उबैद है, कतर में है, मिडिल ईस्ट में मौजूद सबसे बड़ा बेस है यूएस का, 10,000 सैनिक है। 1996 में बना और लगभग 100 एयरक्राफ्ट और ड्रोन इस बेस पर हैं। इराक, सीरिया और अफगानिस्तान के भी ऑपरेशन यहाँ से चलाए गए थे। दूसरा बेस है नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन। ये बेस पुराने ब्रिटिश बेस HMS जुफैर पर बना है। करीब 9,000 सैनिक है। ये यूएस नेवी की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है। समंदर में गश्त करने वाले जहाज और एयरक्राफ्ट यहीं से कमांड किए जाते हैं। तीसरा बेस कैंप आरिफजन है जो कुवैत में है। बेस यूएस का लॉजिस्टिक्स और कमांड हब है। इसे 1999 में बनाया गया। यहीं से अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट में सप्लाई चेन्स को मैनेज करता है मिलिट्री के लिए। चौथा एयर बेस है अल दरफा एयर बेस जो यूएई में है। ये बेस जासूसी और एयर कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए जरूरी माना जाता है। F-22 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स यहाँ तैनात बताए जाते हैं। पांचवा है अर्बिल एयर बेस जो इराक में है। यह अमेरिका के सैनिक कुर्द और इराकी सेना को ट्रेनिंग सपोर्ट देते हैं। उत्तरी इराक और सीरिया में अमेरिकी मूवमेंट का सेंटर यही बेस है। इन बेसिस को टारगेट करना वैसे अगर इतना ही आसान होता कि आपको पता है कतर में मार दो, तो ईरान ये कर लेता। ईरान जानता है कि अमेरिका को सीधे टारगेट करना या उसके बेस को सीधे टारगेट करना उसके लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है, और 2 कारण हैं। अमेरिकी बेस भी उसी तरह के एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस से कवर हैं जैसे इजराइल में है। इजराइल को ये टेक्नोलॉजी पहुंची ही अमेरिका से है। ज्यादातर मिसाइल्स हवा में नष्ट होंगी, तो आप देख रहे हैं कि इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा एनर्जी इसमें। फिर जैसा हम इजराइल में देख रहे हैं, कुछ प्रोजेक्टाइल तमाम सुरक्षा कवचों को भेद कर गिर सकते हैं। खासकर जो बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल्स होते हैं वो गिर ही जाते हैं। तो ये अमेरिकी बेस के मामले में भी हो सकता है, और इसमें अगर एक भी अमेरिकी सैनिक को नुकसान पहुंचता है तो यूएस पूरी ताकत से हमला करेगा, और तब ईरान 2 फ्रंट वॉर में उलझ जाएगा। इजराइल भी है और ईरान भी है। ईरान पहले से इजरायली एयरफोर्स से परेशान है। राजधानी तेहरान के आसमान तक में इजरायली ड्रोन्स का कब्जा है। क्या ईरान ऐसी स्थिति में है कि वो अमेरिका से भी लोहा ले? एक लाइन में इसका जवाब है नहीं। लेकिन अगर इजराइल को अमेरिका का समर्थन प्रकट हो जाता है, G7 जैसे मंचों से आए बयानों से आगे जाकर अमेरिका इजराइल की मदद करता नजर आ जाता है, तो ईरानी रिजीम के लिए इसे इग्नोर करना भी मुश्किल होगा। लेजिटिमेसी का प्रश्न आ जाएगा। इसलिए ईरान के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। कुछ करेंगे तभी भी दिक्कत हो सकती है, कुछ नहीं करेंगे तभी भी। इसलिए ईरान बार बार कह रहा है कि अगर अमेरिका युद्ध में कूदता है तो ट्रम्प जो डील कह रहे हैं वो नहीं हो पाएगी। एक तरह से हिंट है कि हम बात करने को तैयार हैं, आप हमला रोकिए, रुकवाइए। ईरान के लिए उम्मीद की एक किरण वैसे यूएस से ही आ रही है। अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी के सांसद इस कोशिश में लगे हुए हैं कि एक कानून पास हो जाए जिसके बाद ट्रंप को इस जंग में उतरने से पहले कांग्रेस से अप्रूवल लेना जरूरी हो जाएगा। इस कानून को लेकर अमेरिका में अभी व्यापक बहस होना बाकी है। रिपब्लिकन सांसद भी इस पर बटे हुए हैं। अमेरिका में ट्रंप ये वादा करके चुनाव जीते थे कि हमें किसी और के फटे में पैर नहीं फंसाना है, कोई नया युद्ध नहीं शुरू करना है, न किसी देश को दोबारा बनाना बिगाड़ना है। अब अमेरिका जिस दोराहे पे खड़ा है वहां ट्रंप की इसी प्रतिज्ञा की परीक्षा होगी। उनके सामने एक ऐसा युद्ध है जिसे वो फोन करके या ट्रेड से रुकवा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्हें हमला करने का आधार भी नहीं मिल रहा है। दुनिया इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाली अफवाह अभी नहीं भूली है। ट्रंप की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने मार्च 2025 में यूएस कांग्रेस के सामने बयान दिया था, अल जज़ीरा पर छपा हुआ है, कि हमारा असेसमेंट यही है, यानी यूएस असेसमेंट यही है कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है। इस पर ट्रंप से अब पूछा गया कि आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुलसी ने क्या कहा, मुझे तो यह लगता है कि ईरान बम बनाने के बहुत करीब है, जो नेतन्याहू ने भी कहा। ऐसा नहीं है कि अगर ये कानून बन जाता है तो ट्रंप हमला कर ही नहीं पाएंगे, बस ईरान को मोहलत मिल जाएगी। और जब तक सीधे ग्राउंड इन्वेजन की बात नहीं आती है, बात मिसाइल्स, फाइटर जेट्स तक सीमित रहती है, तब तक कुछ दिन की मोहलत जीत या हार या कम बुरी और ज्यादा बुरी हार का फर्क पैदा कर सकती है। ईरान जानता है कि उसे लड़ाई अकेले लड़नी है, क्योंकि चीन कभी सीधे जंग में कूदता नहीं, उनका ये तरीका नहीं है काम करने का, और रूस इस समय यूक्रेन में बहुत व्यस्त है। रही बात रिजीम चेंज की, तो सब जानते हैं कि न इजराइल और न यूएस हवा से गोला गिराकर रिजीम चेंज करा सकते हैं। वो सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करके साबित तो कर रहे हैं कि वो किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन हर मौत के साथ ईरान में बदले की आग और भड़क रही है।
यूएस या इजराइल की जो पहले वर्किंग थ्योरी थी कि जब रजीम कमज़ोर होगा तो प्रोटेस्ट पैदा हो जाएंगे, सड़कों पे लोग खुमैनी के खिलाफ बोलने लगेंगे, वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। ईरान की पूरी लीडरशिप के सफाए के बाद भी वहाँ की आबादी का बड़ा तबका यही मानेगा कि ये उनके साथ गलत हुआ है। वो परिवर्तन की तरह इसे लेंगे ऐसा लगता नहीं है, स्पेशली जो ईरान से खबरें आ रही हैं, जो ग्राउंड की तस्वीरें हैं, वो ये सजेस्ट नहीं करती। ईरान में जिस तरह लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट के बीच बॉम्बिंग हो रही है, जनता के मन में पश्चिम और इजराइल को लेकर चले आग्रह गहरे हो रहे हैं। इन सब से पार पाकर रजीम चेंज तभी हो सकता है जब ईरान पर चढ़ाई हो, तेहरान पर फहरा रहे झंडे का रंग बदले। लेकिन बात वही है कि ये चाहते तो सब हैं या कई हैं, लेकिन ओखली में सिर देगा कौन? इजराइल जो ईरान से 1500 किलोमीटर दूर है, या यूएस जो वियतनाम, इराक और अब अफगानिस्तान से लौटा है? इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को बस उसी स्थिति में पहुंचा सकते हैं जहां से वो कुछ करने लायक न रहे, जैसा सीरिया के साथ किया गया। लेकिन क्या वो ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ईरान की आने वाली पीढ़ियां ये सब भुला देंगी? सोचने वाली बात है। फिर ये सवाल भी है कि ईरान को इतना नुकसान पहुंचाने के क्रम में ग्लोबल ऑर्डर और ट्रेड कितना बदलेगा? क्या वो रास्ता सुरक्षित रहेगा जहां से दुनिया भर का तेल गुजरता है 20%? जो अनिश्चितता दुनिया भर के बाजार में आपके पोर्टफोलियो में दिख रही है, उससे कब तक सहा जा सकता है? इस चैप्टर को यहीं पे अल्पविराम देते हैं। अब समझते हैं कि 5 दिन की जंग में कौन कहां पर ठहरा है। जानकारों की माने तो इजराइल 20 साबित हुआ है, ईरान से भी आगे है, क्योंकि उसके पास कई महीने की प्लानिंग थी, बहुत अच्छा इक्विपमेंट है उनके पास में, एयर सुपीरियोरिटी है ऑलमोस्ट। ईरान के अंदर जासूसों का नेटवर्क भी इजराइल के पास था, नए हथियार और अमेरिकी समर्थन था। इजराइल ने अब तक 20 से ज़्यादा मिलिट्री कमांडर्स ईरान के मार दिए हैं। मिलिट्री साइट्स पर, परमाणु साइट्स पर हमले किए हैं। इनमें से कुछ साइट्स को नुकसान भी पहुंचा है। IAEA ने नातान्ज में जो सेंट्रीफ्यूज जहां पे रखे हुए हैं हॉल्स, उनको नुकसान पहुंचा है, ये बात कंफर्म भी की है। लेकिन क्या इजराइल अब तक अपने ओरिजिनल मकसद में कामयाब हो पाया है? क्या नेतन्याहू ने ईरान को उसी तरह घुटनों पर ला दिया है जैसे इजराइल ने कभी 6 डे वॉर में मिस्र को लाया था, सीरिया को, जॉर्डन को लाया था? इन 5 दिनों में कम से कम ऐसा होता नजर नहीं आया। इसको 2 पॉइंट्स में आप समझिए। पहला, इजराइल का अंदाजा था कि उसने ईरान के ज़्यादातर मिसाइल लॉन्चर्स नष्ट कर दिए, जिसके बाद ईरान जवाबी हमला शायद मुश्किल से ही कर पाए। लेकिन 5 दिनों ने ईरान ने कम से कम 6 बार, 6 वेव्स में इजराइल पर हमला किया है। लगभग 400 ड्रोन्स और मिसाइल्स इजराइल की तरफ दागे हैं। ईरान क्लेम कर रहा है कि उसने मोसाद के हेडक्वार्टर, इजराइल के हथियार के गोदाम और हाइफा में, जहां इजराइल का बंदरगाह है, इन जगहों पर हमला करके इजराइल का नुकसान किया। लेकिन इन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुष्टि इसलिए भी नहीं हो पाई है क्योंकि जिस तरह ईरान का रिकॉर्ड प्रेस फ्रीडम में बहुत खराब है, अब इजराइल ने भी सूचनाओं पर नियंत्रण किया हुआ है। इजराइल के नुकसान पर रिपोर्टिंग से कई मीडिया संस्थानों को रोका गया, खासकर हाइफा से ये उदाहरण सामने आए। इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि इजरायली सेना अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को हाइफा से रिपोर्टिंग करने से रोक रही है, जहां पर 15 और 16 जून को ईरान ने हमला किया था। इसके अलावा इजराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन ग्विर और इजरायली पुलिस कह रहे हैं कि ईरान के हमले के वीडियोस रिकॉर्ड न किए जाएं। इजराइल के नागरिकों को इसके लिए सख्त हिदायत दी जा रही है कि वीडियो बना के ट्विटर पर मत डालो। अब ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने के लिए भी है कि सारा नुकसान सामने वाली पार्टी का हो रहा है, यहां सब ठीक है। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर कि इजराइल का असल मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना बताया नेतन्याहू ने। लेकिन जानकार कहते हैं कि सिर्फ हवाई हमलों से ऐसा करना मुश्किल है। क्यों? इजराइल ने पहले ही दिन जिन न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला किया उनमें से नातान्ज का प्लांट भी था। इसका कुछ हिस्सा जमीन में है, कुछ हिस्सा लगभग 60 मीटर जमीन में है। इसकी एनर्जी प्रोडक्शन क्षमता को इजराइल ने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। और इसी के बारे में हम आपको बता रहे थे कि जो इनके हॉल से जहां सेंट्रीफ्यूज लगे हुए थे जिनमें यूरेनियम एनरिच होता है, उनको नुकसान पहुंचा है, IAEA ने कहा है। लेकिन ये प्लांट अकेला नहीं था। यूएन की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA इसकी लगातार जांच करती थी, कैमरे थे, सेंसर थे। पर कुछ ऐसे न्यूक्लियर प्लांट्स भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ईरान ने वहां बहुत बड़ी मात्रा में यूरेनियम एनरिच किया हुआ है, जिस पर इजराइल की नज़र थी। लेकिन उन पर जो हमले हुए उन पर खास असर नहीं पड़ा। एक उदाहरण दिया जा रहा है फॉर्दो का। फॉर्दो प्लांट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो ज़मीन से आधा किलोमीटर अंदर है, पहाड़ के नीचे है। इजराइल और अमेरिका के सबसे खतरनाक बम भी इसको मिलकर अभी तक तो डील नहीं कर पाए हैं, जो इजरायली वेपनरी थी या जो US वेपनरी इजराइल ने यूज़ की है। इस प्लांट को आधुनिक बताया जा रहा है। ज़मीन के अंदर से कई रास्ते बने हुए हैं ताकि अगर एक रास्ता तबाह हो तो दूसरे रास्ते से पहुंचे। इस प्लांट में IAEA के एक्सपर्ट्स भी नहीं गए हैं, कैमरे सेंसर नहीं है।
यही वो जगह है जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि 400 किलोग्राम से ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम यहाँ पे है, जिससे ईरान 2-3 हफ्तों में एक बम बना सकता है, जो वर्किंग थ्योरी थी। इसके अलावा ईरान का एक बहुत ही खुफिया और आधुनिक प्लांट कोहे कोलोंग में भी बताया जाता है, जो नतांज के पास ही पहाड़ियों में मौजूद है और वो ज़मीन में बहुत गहराई में है और यहाँ पे भी IAEA के इंस्पेक्शंस नहीं हुए हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल अभी इस प्लांट को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। मतलब अभी हम एक स्टेलमेट देख रहे हैं। इजराइल बहुत आगे चल रहा है लेकिन वो जीत नहीं पाया है और फंसी हुई लड़ाइयाँ कैसे खिंचती हैं हम यूक्रेन में देख रहे हैं। यूक्रेन वॉर के असर से दुनिया के बाजार आज तक नहीं उभरे हैं। क्या हम ईरान और इजराइल के बीच एक और तनाव को झेल सकते हैं? इसका जवाब आप भी बेहतर जानते होंगे। इसी नोट पर हम राजदूत के इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद के साथ मिलकर लिखा गया है और इरशाद ने इसे रिकॉर्ड किया गया है। खबरगांव को देखते रहिए।